फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग लिबरलिज्म का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 आज हम देखेंगे। पार्ट 2 में हमने पढ़ लिया था पीछे की चीज़ें। अब पार्ट 3 में देखेंगे कि शास्त्रीय उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद और उपयोगितावाद, ठीक है, जो बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म है, इसमें क्या संबंध है। ठीक है, शास्त्रीय उदारवाद और उपयोगितावाद में क्या संबंध है। अब देखते हैं इसको यहाँ से आगे से। ठीक है, बेंथम ने उदारवाद को उपयोगितावाद के माध्यम से आगे बढ़ाया। अब देखिए, बेंथम ने उदारवाद को उपयोगितावाद के माध्यम से आगे कैसे बढ़ाया, ये बात समझने वाली है। ठीक है, एक तो उदारवाद क्या कहता है, व्यक्ति की अधिक से अधिक स्वतंत्रता हो। ठीक हो, अधिक से अधिक क्या हो, स्वतंत्रता हो, ये उदारवाद कहता है। वहीं उपयोगितावाद क्या कहता है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। यानी कि एक तरफ उदारवाद कहता है वो वही राज्य अच्छा है, वही शासन प्रणाली अच्छी है जो अधिकतम लोगों को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान कर रही है, या फिर जो स्वतंत्रता व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा प्रदान कर रही है, वही शासन प्रणाली अच्छी है। ठीक है, ये उदारवाद की मान्यता है। तो दूसरी तरफ उपयोगितावाद कह रहा है कि वो शासन ज्यादा व्यवस्था अच्छी है जो अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण की बात कर रही है, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात कर रही है। ठीक है, तो इसी मान्यता को, उदारवाद की शास्त्रीय मान्यता को क्या किया है, बेंथम ने आगे बढ़ाया। ठीक है, जैसे बेंथम कह रहा है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही क्या है, राज्य का आधार है। अगर वह राज्य अच्छा है जो लोगों के सुखों में वृद्धि करता है, वह राज्य अच्छा नहीं है जो लोगों के सुखों में वृद्धि नहीं कर पाता है। ठीक है, देखिए, बेंथम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का मूल उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सुख अर्जित करना है। इसीलिए वही शासन प्रणाली व राज्य व सरकारें बेहतर हैं जिनमें लोगों को अधिक से अधिक क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही सेम बातें उदारवाद बोलता है कि वही शासन प्रणाली अच्छी है जिसमें लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता मिल रही है। ठीक है, जहां पे स्वतंत्रता कम है वो शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, जहां पे ज्यादा स्वतंत्रताएं हैं वही शासन प्रणाली, उदारवाद जो है वो बेहतर मानता है उसे। ठीक है, ऐसे ही सेम उपयोगितावाद भी कह रहा है कि वह शासन व्यवस्था, वह राज्य, वह सरकार ज्यादा अच्छी है जो लोगों के सुखों में क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। यानी एक कॉमन सी बात अगर आप समझेंगे कि बेंथम का जो मानना था, बेंथम कह रहा है वही राज्य, वही सरकार, वही समाज सबसे ज्यादा उपयोगी है जो लोगों के सुखों को बढ़ा पाए। ठीक है, उसके उपयोगिता का आधार क्या है, सुखों में वृद्धि करना। अगर राज्य और सरकारें लोगों के सुखों में वृद्धि नहीं कर पा रही है तो बेंथम कहता है ऐसी और राज्य सरकारें बेकार हैं। फिर बेंथम ने उदारवाद की व्याख्या नए आधारों पर की, इसलिए सेबाइन ने इनको क्या बोल दिया, सेबाइन ने बेंथम को आमूल दार्शनिक कहा है। ध्यान रखना, ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि बेंथम को सेबाइन ने क्या बोला है, आमूल दार्शनिक बोला, क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता का क्या किया है, खंडन करते हुए भी व्यक्तिवादी विचार को बनाए रखा। इसलिए इनको सेबाइन ने बेंथम को आमूल दार्शनिक बोला। ठीक है, क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने जो हॉब्स के द्वारा, सॉरी, जो लॉक के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, जो उदारवादियों के द्वारा जो प्राकृतिक अधिकारों की बात की गई, जिसमें जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की बात की गई है लॉक के द्वारा, इसकी मान्यता को इन्होंने क्या कर दिया, नकार दिया। ठीक है, यानी कि बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना को नकार दिया, प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना को नकार दिया। और नकारते हुए भी लेकिन इन्होंने व्यक्ति के सुखों को बढ़ाने की बात की। ये फिर भी व्यक्तिवादी बने रहे। ठीक है, फिर भी इनका इंटरेस्ट व्यक्तियों के हितों को बढ़ाने में लगा रहा, लेकिन इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की बात को नकार दिया। इसीलिए जो है सेबाइन ने बेंथम को बोला कि बेंथम क्या है, बेंथम एक आमूल दार्शनिक है। ठीक है, रेडिकल फिलोसोफर है ये। अब देखिए सामान्य निष्कर्ष क्या निकल के आता है हमारे सामने। उदारवाद के प्रारंभिक नकारात्मक सिद्धांत के अनुसार राज्य को सामाजिक समझौता का परिणाम और व्यक्ति की सहमति पर आधारित एक कृत्रिम संस्था माना गया जो विवेक द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से शासन करता है। देखिए, प्रारंभिक उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद, ठीक है,
सभी क्या मानते हैं, एक ही नाम है इनका, ये मानते हैं कि राज्य कैसे आया, राज्य आया सामाजिक समझौते से। सामाजिक समझौता किसने किया, व्यक्तियों ने किया, ठीक है, व्यक्तियों ने सामाजिक समझौता किया और इस सामाजिक समझौते से क्या उत्पन्न होता है, राज्य की उत्पत्ति होती है। यानी कहने का मतलब है कि राज्य क्या है, राज्य यांत्रिक है, ठीक है, राज्य यांत्रिक है। यांत्रिक कैसे है, यांत्रिक का मतलब है राज्य को व्यक्तियों ने बनाया है, ठीक है, राज्य को किसने बनाया है, व्यक्तियों ने बनाया। व्यक्तियों ने कैसे बनाया, व्यक्तियों ने एक सहमति पर आधारित राज्य का निर्माण किया, ठीक है, यानी एक समझौते के माध्यम से जो है राज्य का निर्माण किया है। इसीलिए राज्य क्या है, राज्य एक यांत्रिक संस्था है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य एक साधन है। ये बात ध्यान रखना, राज्य क्या है, साधन है, और राज्य को बनाने में विवेकशील व्यक्तियों ने राज्य को बनाया, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना कि व्यक्तियों को विवेकशील माना गया है, उदारवाद में व्यक्ति को क्या माना गया है, विवेकशील माना गया है। इसीलिए कहा गया है व्यक्ति विवेकशील है, तो राज्य को बताने की जरूरत नहीं है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राज्य को व्यक्ति के मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, चर्च को व्यक्ति के मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, पोप को जो है व्यक्ति के मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, विवेकशील है, ठीक है। इतना आप याद रखना, ये चीजें आप समझ में आ जाएंगी तो आपको आसानी हो जाएंगी आगे चल के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य निष्कर्ष में और बातें हम देखेंगे। राज्य क्या है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक क्यों है, क्योंकि यह अधिकारों की रक्षा करता है। बुराई इसलिए है क्योंकि यह बात बात में व्यक्ति के मामलों में इंटरफेयर करता है, ठीक है। इसीलिए जो उदारवादी विचारक है, उदारवाद का मतलब शास्त्रीय उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद, मैं बार बार यही बोलता हूं। इसीलिए उदारवादी विचारक कह रहे हैं कि राज्य का जो शासन व्यवस्था होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कम से कम होना चाहिए। राज्य का अगर कार्य बढ़ता जाएगा, ठीक है, राज्य का जैसे जैसे कार्य बढ़ेगा वैसे वैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होगी। ऐसा नकारात्मक उदारवादी बोलते हैं, ऐसा ऐसे शास्त्रीय उदारवादी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं राज्य कैसा होना चाहिए, उदारवादी बोलते हैं राज्य सीमित होना चाहिए। राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, पुलिस राज्य की तरह होना चाहिए। राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, नाइट वॉचमैन की तरह होना चाहिए, ठीक है। ऐसा राज्य होना चाहिए, ऐसा राज्य होना चाहिए जो कम से कम शासन करे, ठीक है, जो लोगों को यह ना बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरीके का राज्य होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे। उदारवादी विचारधारा मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा है। यानी कि कहने का मतलब जो उदारवादी विचारधारा है वो व्यक्ति के विकास के ऊपर आधारित है, व्यक्ति को आजादी देने की बात कर रहा है, व्यक्ति के व्यापार को बढ़ाने की बात करेगा और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास की बात करेगा। यानी कि जितनी भी चीजें होंगी सब व्यक्ति के आसपास घूमेंगी, ठीक है, वो व्यक्ति के लिए बनी है, ठीक है। चाहे वो राज्य हो चाहे सरकार हो, सब किसके लिए बनाई गई है, ये सब व्यक्तियों के लिए बनाई। चाहे लोकतंत्र बनाया गया है क्या, ये सब व्यक्ति के लिए बनाया गया, ठीक है। तो जो उदारवादी विचारधारा है वो कैसी है, व्यक्तिवादी विचारधारा है। व्यक्तिवादी का मतलब है कि व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति के पास आत्मज्ञान होता है, व्यक्ति तार्किक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को केंद्रीय महत्व दिया गया है। अब क्वेश्चन आता है उदारवाद की क्या विशेषता है। उदारवाद की एक विशेषता तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इसमें व्यक्ति की आजादी को ज्यादा महत्व दिया गया है। दूसरी, उदारवादी विचारधारा व्यक्तिवादी विचारधारा है, ठीक है। परंपरागत तथा शास्त्रीय या नकारात्मक उदारवादियों ने राज्य और लोकतंत्र को क्या माना है, ये नेट में सीधे ऐसे क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। तो आप लोग फिर उसमें भौचक्का हो जाते हो कि सर ये समझ में नहीं आया मेरे को, कैसे बनाया आपने, कैसे बताया था, ठीक है। यही 3 देर से मैं आपको समझा रहा हूँ। पिछली वीडियो में, अब की वीडियो में जितने भी पार्ट्स हमने पढ़ाए सब में यही बार बार चर्चाएं आ रही हैं। तो परंपरागत या शास्त्रीय उदारवादी कहते हैं राज्य क्या है, राज्य साधन है। लोकतंत्र क्या है, साधन है। सरकार क्या है, साधन है, ठीक है। हर चीज जो बनाई गई, समाज क्या है, साधन है। तो सारी चीजें क्या है, साधन है। साध्य कौन है, साध्य व्यक्ति है, ठीक है। यानी व्यक्तियों के लिए ही जो कुछ धरती पर है, ठीक है, वो सब व्यक्तियों के लिए है। इसीलिए इन्होंने, उदारवादियों ने व्यक्तिवादी विचारधारा को प्रमोट किया, उदारवादियों ने व्यक्ति की आजादी की बात की, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया इन्होंने, व्यक्ति की आजादी को ज्यादा महत्व दिया इन्होंने। तो ये बात आप नोट करते चले, समझते चले। ऐसे क्वेश्चन उठ के आते हैं सीधे स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, है ना, रीजन असर्शन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कथन कारण में ऐसे इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं प्रैक्टिस सेट भी बना दूंगा तो ऐसे क्वेश्चन बना दूंगा, तो आपको अपने दिमाग से क्वेश्चन को, लॉजिक के बेस पे आपको क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए
परंपरागत ये शास्त्रीय उदारवादियों ने नैतिक समानता पर बल दिया, यानी कि इन्होंने बोला कि नैतिक रूप से, ठीक है, सभी व्यक्ति कैसे होते हैं, समान होते हैं, व्यक्ति समान होता है, व्यक्ति समान होता है। ये उदारवादियों का मानना है कि व्यक्ति कैसा होता है, नैतिक रूप से समान होता है। इन्होंने यह कहा कि सभी व्यक्ति नैतिक रूप से समान है, ठीक है, यानी इन्होंने ये नहीं कहा कि कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति दलित है, कोई नहीं, ये सब बात ये नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति क्या है, सभी व्यक्ति नैतिक रूप से समान है, ठीक है, नैतिक रूप से क्या है, समान है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना देखेंगे या नकारात्मक उदारवाद की आलोचना देखेंगे हम। अब कुछ लोगों की डिमांड हो रही है, सर ये अब बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस तो बड़ा होगा क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं क्रैश कोर्स की तरह पढ़ाऊँ, है ना, जैसे बाकी और कोचिंग में चलता है, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ फिलहाल, तो कोचिंग वालों का मैक्सिमम यही काम होता है कि वो 6 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, चाहे आपको समझ में आए चाहे आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि, मेरा मोटिव ये है कि मैं चीज़ों को अच्छे से पढ़ाऊँ, डिटेल में पढ़ाऊँ, सारी चीज़ें पढ़ाऊँ, ठीक है। आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी यूनिट और कोई भी ऐसा पोर्शन ना हो जो आप लेफ्ट हो जाए, जो छूट जाए। तो मैं नहीं चाहता कि सारी चीज़ें जो है आपसे दूर जाएं, ठीक है। तो मेरे पढ़ाने का मतलब है कि सारी चीज़ें आपके पास आएँ, कोई भी टॉपिक आपका ना छूटने पाए, ठीक है। ये कोई मेरे द्वारा कोचिंग नहीं चलाई जा रही कि मैं आपको कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से फ्री कोर्स लॉन्च किया हूँ, और फ्री कोर्स का मतलब है कंप्लीट कोर्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। चलिए देखते हैं शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना क्यों की जाती है। अब देखिए, शास्त्रीय उदारवादियों ने व्यक्ति को क्या माना है, एक अणु की भांति माना है, ठीक है, एक अणु की भांति माना है, या अणु की भांति देखा है, जो समाज में पृथक रूप से स्वतंत्र है। इसकी आलोचना समुदायवादियों द्वारा की गई। अब क्वेश्चन आता है कि उदारवादियों की आलोचना, ठीक है, शास्त्रीय उदारवादियों की आलोचना समुदायवादियों के द्वारा की गई है। क्वेश्चन आ जाएगा, शास्त्रीय उदारवादियों की आलोचना माइकल वॉल्जर के द्वारा की गई है, माइकल सैंडल के द्वारा की गई है, ठीक है, मैकेंटायर के द्वारा की गई है, चार्ल्स टेलर के द्वारा की गई है। तो ये सारे थिंकर्स कैसे हैं, ये सारे थिंकर्स समुदायवादी हैं। तो जितने भी समुदायवादी विचारक हैं, सबने शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना की है। क्यों की है, क्योंकि उदारवादियों ने क्या किया है, उदारवादियों ने व्यक्ति को समाज में एक अणु की भांति माना है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, ठीक है, जबकि उदारवादियों ने माना कि व्यक्ति क्या है, एक अणु की भांति स्वतंत्र है। लेकिन वही समुदायवादियों ने बोला कि व्यक्ति का अस्तित्व तभी है जब वह समाज में रहेगा, ठीक है, जब समाज में रहेगा। लेकिन इन्होंने, उदारवादी ने क्या बोला, उदारवादी ने बोला व्यक्ति क्या है, अणु की भांति है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इसकी आलोचना की है। समुदायवाद के अनुसार व्यक्ति का महत्व समुदाय में रह के ही हो सकता है, समाज या समुदाय के बाहर व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। ऐसी बात आप सुनेंगे अरस्तु के द्वारा भी सुन पाएंगे, ठीक है। अरस्तु कहता है राज्य के बाहर या समुदाय के बाहर देवता रहते हैं या तो फिर दानव रहते हैं, ठीक है। आपका महत्व तभी है, समुदायवादी कह रहे हैं कि आपका महत्व तब है जब आप समुदाय में रहेंगे, ठीक है, समुदाय के बाहर आपका कोई महत्व नहीं है। तो ये इसकी आलोचना हो गई। फिर शास्त्रीय उदारवादियों की मान्यता है कि व्यक्ति को खुला छोड़ देने से समूचे समाज की भलाई हो जाएगी। क्या यह बात सही है? अगर मान लीजिए आज यहाँ पे जनरल, ठीक है, जनरल कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, ओबीसी है, एसटी है, ठीक है, तो क्या इन सब कैटेगरी को खुला छोड़ दें, किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो क्या एससी का भला हो जाएगा, क्या एसटी का भला हो जाएगा, क्या ओबीसी का भला हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है, संभावना ज़्यादा है कि हर बार जनरल वर्ग के लोग ही क्या होंगे, एग्जाम में फाइट करके सारी सीटों को ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, बल्कि राज्य के द्वारा कुछ कल्याणकारी कार्य करना चाहिए, कुछ राज्य के द्वारा इंटरफेयर करके समाज में समानता लानी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना है आपको। समूचे समाज को खुला छोड़ देने से समाज का भला नहीं होता, बल्कि समाज में क्या होगा, समाज में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि एक वर्ग ज़्यादा अमीर हो जाएगा, दूसरा वर्ग ज़्यादा गरीब हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा गरीब हो जाएगा। ये सिचुएशन आ जाएगी। जिसके पास संसाधन होंगे, जो शक्तिशाली होगा, वो समाज पर कब्जा कर लेगा। जिसके पास संसाधन और शक्तियाँ नहीं होगी, वो क्या होगा, वो हमेशा दासता की स्थिति में बना रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो शास्त्रीय उदारवादियों ने व्यक्ति पर अत्यधिक महत्व दिया, जबकि राज्य व समुदाय को इन्होंने क्या बना दिया, महत्वहीन बना दिया। तो ये भी इसकी एक आलोचना है कि शास्त्रीय उदारवादियों ने क्या दिया, व्यक्ति पर ज़्यादा महत्व दिया, व्यक्ति को साध्य मान लिया, ठीक है, जबकि राज्य और सरकार और लोकतंत्र को क्या माना, इन्होंने साधन माना। तो इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। जबकि राज्य का भी महत्व है, समुदाय का भी महत्व है, तो ऐसी भी इसकी आलोचना की जाती है एक तरीके से।
फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकारों पर अत्यधिक बल देने के कारण सीबी मैकफर्शन ने हॉब्स और लॉक के विचारों को क्या बोला? स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद की संज्ञा दी। ध्यान रखना ये। अब समझिए स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद क्या होता है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का मतलब होता है कि व्यक्ति ने जो कुछ भी अर्जित किया है, जो कुछ भी अर्जित किया है या हासिल किया है, वह अपनी क्षमताओं से किया है, वह अपनी क्षमताओं से किया है। उसके लिए वह समाज का, राज्य का, सरकार का किसी भी प्रकार से कोई ऋणी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कर्जदार नहीं है या ऋणी नहीं है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद। यानी कि सीबी मैकफर्शन ने बोला कि हॉब्स और लॉक ने जो विचार दिया, ठीक है, वो स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद के ऊपर है। क्यों है? क्योंकि इन विचारकों ने क्या बोला कि व्यक्ति जो कुछ भी हासिल करता है वो अपनी क्षमता से करता है, अपने विवेक से करता है, अपने ज्ञान से करता है। इसके लिए समाज का, राज्य का उसके ऊपर कोई भी प्रकार का कर्ज नहीं है, वो राज्य का, समाज का कोई कर्जदार नहीं है। ठीक है, जबकि इसी बात को इसी बात को समुदायवादी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। अब देखिए, हमने नकारात्मक उदारवाद पढ़ के हमारा नकारात्मक उदारवाद कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सकारात्मक उदारवाद। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका सकारात्मक उदारवाद। फिर हम आगे देखेंगे स्वेच्छातंत्रवाद, फिर देखेंगे समतावाद, इगलिटेरियंस, फिर देखेंगे समुदायवाद को। सारी चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ेंगे। हालांकि समतावाद, ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको समतावाद देखना है ना, समतावाद देखना है, तो आप इक्वलिटी वाला पार्ट देखिए। ठीक है, इक्वलिटी का पार्ट देखिए, वहाँ पे समतावाद को मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बार बार वही रेपिटेशन होगा तो सिलेबस और आगे बढ़ेगा। तो जब मैंने एक चीज़ें वहाँ पे पढ़ा रखी है तो फिर मैं दोबारा से उस चीज़ को मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। मैं थोड़ा सा बता दूंगा कॉमन कॉमन चीज़ें यहाँ पे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, आपको अभी बता दे रहा हूँ कि समतावाद आपको पढ़ना है तो समानता वाला चैप्टर आप देखिए। समानता वाला चैप्टर में मैंने वहाँ पे अच्छे से बता दिया है वहाँ पे। ठीक है, उसमें समतावाद की चर्चाएं हमने कर ली है। फिर दोबारा से समतावाद को पढ़ना सही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सिलेबस भी हमें जून तक पूरा कराना है, जून से पहले ही उम्मीद है, बाकी देखते हैं। ठीक है, सकारात्मक उदारवाद। अब थोड़ा सा समझते हैं सकारात्मक उदारवाद क्या होता है। सकारात्मक उदारवाद वर्सेस नकारात्मक उदारवाद। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक कंपैरिजन कर लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, सकारात्मक उदारवाद भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। भाई है तो उदारवाद ही, ये भी तो बल तो देगा ही व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, यह भी देता है। ठीक है, दूसरी तरफ सकारात्मक उदारवाद क्या कहता है? राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए बाजार अर्थव्यवस्था में। यह कहता है कि राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सकारात्मक उदारवाद कहता है कि कुछ कल्याणकारी कार्य भी होने चाहिए। कल्याणकारी कार्य का मतलब जैसे समाज में जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको रोटी, कपड़ा और मकान दें। ठीक है, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कराएं, फ्री सरकारी अस्पताल, फ्री शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, फ्री एजुकेशन, ये सारी चीजें क्या है? कल्याणकारी कार्य में आ जाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ नकारात्मक उदारवाद क्या कहता है? कल्याणकारी कार्यों का क्या करता है? ये विरोध करता है। ठीक है, फिर सकारात्मक उदारवाद क्या कह रहा है कि कुछ तार्किक भेदभाव के माध्यम से
तार्किक भेदभाव मतलब आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण यानी वही कल्याणकारी कार्य फिर से, ठीक है। फिर यही क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको नकार रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो सकारात्मक उदारवाद है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दे रहा है, लेकिन कह रहा है कि राज्य का इंटरफेयर होना चाहिए, कहाँ पे, बाजार अर्थव्यवस्था में, है ना, व्यक्ति के मामलों में, और कह रहा है कल्याणकारी कार्य भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें सकारात्मक उदारवाद के लक्षण हैं। अब नकारात्मक उदारवाद इन सब चीजों को नकारता है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने इसलिए कर दिया कि चीजें आपको पढ़ने से पहले आपके माइंड में क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए सकारात्मक उदारवाद आता क्यों है, क्यों आता है, क्योंकि 16वीं शताब्दी के अंत, मतलब 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 16वीं शताब्दी बीतते बीतते, लगभग बीतने वाला था कि अंत में ही, है ना, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब 100 साल, 100 वर्ष है ना, तो उसके 50 का उत्तरार्ध बोलते हैं इसको, ठीक है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नकारात्मक उदारवाद की अत्यधिक आलोचना शुरू हो गई, ठीक है। क्यों शुरू हो गई, क्योंकि यह कल्याणकारी कार्यों का विरोध करता था, क्योंकि यह हस्तक्षेप की नीति को समर्थन देता था, इसीलिए इसका विरोध शुरू हो गया। तो बहुत से उदारवादियों को आर्थिक हस्तक्षेप का सिद्धांत तथा बेंथम, एडम स्मिथ और जेम्स मिल के विचार उदारवाद के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति, ठीक है, यहाँ आपती नहीं, प्राप्ति में क्या लगे, बाधक प्रतीत हुए। तो इसीलिए क्या हुआ, देखिए बहुत सारे ऐसे उदारवादी थे जिनको जो है हस्तक्षेप का सिद्धांत पसंद नहीं आया, जो एडम स्मिथ ने दिया, जो जेम्स मिल ने दिया। तो जो उदारवादियों ने कहा कि इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, राज्य के द्वारा, तो ये बातें जो है सकारात्मक उदारवादियों को पसंद नहीं आई, और सकारात्मक उदारवादियों ने बोला कि नहीं भाई, कुछ कल्याणकारी कार्य भी होने चाहिए, कुछ इंटरफेयर भी होना चाहिए, ठीक है, हस्तक्षेप जरूरी है, तभी तो समाज में समानता, समाज में संतुलन बना रहेगा, नहीं तो अमीर तो और अमीर, गरीब और गरीब हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कुछ हमें अगर सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करना है, अगर समाज में समानता लानी है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हमें करना पड़ेगा, नहीं तो जनरल के लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, एससी और एसटी और ओबीसी के लोग पीछे रह जाएंगे। तो हमें समानता तो लानी है ना, तो हमें कुछ ना कुछ इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका में देखेंगे आपकी, अमेरिका में वहाँ पे जो श्वेत लोग थे, जो गोरे लोग थे, उन्हीं को ही सारे फायदे मिलते थे। तो जो काले लोग थे वहाँ के, अमेरिका के, तो उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया कि हमें भी आरक्षण चाहिए, हमें भी राज्य के द्वारा कुछ आरक्षण दे, राज्य कल्याणकारी कार्य करे, जिससे कि हमारी भी क्या हो, हमारी भी उतनी वैल्यू हो जितनी कि गोरे लोगों की वैल्यू हो रही है। तो ये सब सारी चीजों को देखते हुए फिर क्या किया गया, धीरे धीरे फिर सकारात्मक उदारवाद का उदय होता है। सकारात्मक उदारवाद के आने का कारण था कि समाज में समानता लाना, समाज में हस्तक्षेप के द्वारा राज्य का थोड़ा सा कार्यों को वृद्धि करना था, राज्य के कार्यों में वृद्धि के माध्यम से ही सकारात्मक उदारवाद का मानना था कि जब जब राज्य के कार्यों में वृद्धि होगी तभी समाज में समानता और समाज में इक्वलिटी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट और लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि ये क्या कर रहा है, राज्य के कार्यों में वृद्धि कर रहा है, राज्यों के कार्यों में वृद्धि की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सीमित शासन की बात हो रही है कि राज्य का कार्य जो है वो सीमित होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कंपैरिजन है, जब आप पढ़ेंगे तो आपके आपके आप अपने आप से सारी चीजें आपको याद होती चली जाएंगी, ठीक है। अब देखिए सकारात्मक उदारवाद आता है, ठीक है। यहाँ पे सकारात्मक उदारवाद ने शास्त्रीय उदारवादियों की मान्यता में क्या किया, संशोधन किया। कौन कौन से संशोधन, जो नकारात्मक उदारवादियों ने बोला हस्तक्षेप होना चाहिए, हस्तक्षेप की नीति का पालन होना चाहिए, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोल दिया भैया हस्तक्षेप भी होना जरूरी है, ठीक है, यही संशोधन कर दिया इन्होंने। इन्होंने बोला कि राज्य के द्वारा कुछ कल्याणकारी कार्य भी होना चाहिए, यही हस्तक्षेप कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो शास्त्रीय उदारवादी की मान्यता में क्या कर दिया, सकारात्मक उदारवाद ने कुछ संशोधन कर दिया, ये संशोधन, ये वाले संशोधन, ठीक है। सकारात्मक उदारवाद को संशोधनात्मक उदारवाद, सामाजिक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, इन सब के नामों से जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, तो इन सब नामों का एक ही मतलब है कि सकारात्मक उदारवाद, ठीक है, आधुनिक उदारवाद, मॉडर्न लिबरलिज्म। तो ये सारी चीजें आप देखते चले, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। अब देखिए सकारात्मक उदारवाद ने राज्य के कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि की, ये बात समझ में आना चाहिए आपको, अभी मैंने समझा दिया था कि इसने अब राज्य के हस्तक्षेप को क्या कर दिया, बढ़ा दिया थोड़ा सा,
तथा राज्य के द्वारा हस्तक्षेप की नीति का भी इसने समर्थन किया। इसने बोला सकारात्मक उदारवाद ने, जब राज्य हस्तक्षेप करेगा तभी समाज में क्या आएगी, समानता आएगी। ठीक है, नहीं तो अमीर वर्ग ज्यादा अमीर होते चले जाएंगे और गरीब पर ज्यादा गरीब हो जाएंगे। देखिए J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, T.H. ग्रीन, G.D. रिसे, हॉब्सन, हॉबहाउस, मैकाइवर, बादी नहीं, देखिए आदि होना चाहिए। ठीक है, आदि आदि की रचनाओं के माध्यम से नए विचारों की अभिव्यक्ति हुई, जिससे उदारवाद के सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण होता है। देखिए उदारवाद को लाने में आदर्शवादियों का बड़ा योगदान है। आदर्शवादी बेसिकली वे जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से निकले थे। ठीक है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। एक तो ना ये पेन टैब से लिखा नहीं आता मेरे से ढंग से, वैसे भी मेरी राइटिंग ऐसी है, लिखा क्या जाएगा, वही हाल हो गई ना, नाच नावे आंगन टेढ़ा, वही मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, लिखना ही मुझे खुद नहीं आ रहा, तो मैं पेन टैब को क्या दोष दूं। पहले इसको हटाओ फिर समझाओ, बहुत। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो उदारवाद की उत्पत्ति होती है तो उसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जो कुछ विद्वान पर स्टडी कर रहे थे उसमें से ग्रीन का नाम फेमस है। ठीक है, तो ग्रीन क्या है, एक आदर्शवादी विचारक है, आदर्शवादी विचारक है ग्रीन, आदर्शवादी। ठीक है, तो आदर्शवादियों का प्रभाव है सकारात्मक उदारवाद में। तो सकारात्मक उदारवाद में J.S. मिल का भी प्रभाव है। J.S. मिल पहले नकारात्मक थे। ठीक है, पहले नकारात्मक उदारवाद को सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने अपने विचारों में कुछ परिवर्तन किया, फिर सकारात्मक उदारवाद की ओर बढ़ चले। अगर क्वेश्चन आएगा कि मिल की विचारधारा कैसी है, तो आपको करना है नकारात्मक, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मूल रूप से अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो मिल की विचारधारा नकारात्मक ही है। अब देखिए कल्याणकारी राज्य आया क्यों, है ना, कल्याणकारी राज्य के विस्तार होने के पीछे क्या क्या कारण थे, कि आधुनिक उदारवाद आया, जो आधुनिक उदारवाद का ही नाम है कल्याणकारी राज्य। ठीक है, कल्याणकारी राज्य के विस्तार के कारण एक्सपेंशन ऑफ द रीजन्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट। पहला, सामाजिक लोकतंत्र आ रहा था पूरी दुनिया में, धीरे धीरे क्या हो रहे थे, अब देश आजाद होना शुरू हुए। ठीक है, और लोकतंत्र का विकास होना शुरू हुआ। लोकतंत्र में के विकास में फिर लोगों का विकास आया, लोगों का विकास, फिर समाज का विकास हुआ। समाज का विकास का मतलब था कि समाज में सभी लोगों का विकास, यानी सबका साथ सबका विकास। ठीक है, फिर नई नई कॉरपोरेट्स कंपनियां आई, फिर नए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। फिर जैसे कि NIEO आया और WTO, फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी नई नई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बन रही थी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। ठीक है, और फिर जोखिम का पुनर्वितरण शुरू हुआ, यानी रिस्क लेने की कैपेसिटी फिर से दोबारा से राज्यों के अंदर बिल्ड की गई। फिर लौकिक प्रवृत्तियां, लौकिक का मतलब है कि जो आध्यात्मिक नहीं है, जो आध्यात्मिक नहीं है। लौकिक प्रवृत्तियां मतलब कि राज्य की शक्ति का विस्तार, है ना, राज्य की संप्रभुता का विस्तार, लोगों के कल्याण की भावना, ये सब क्या है, लौकिक प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, जो इस लोक में चलती हैं, जो ईश्वर के लोक की नहीं है। ये सारी चीजें आई, जिससे कि उदारवाद में क्या हुआ, कल्याणकारी राज्य का प्रभाव हुआ, लोकतंत्र बढ़ा। ठीक है, उदारवाद आया। इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, राज्यों में अब कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की गई। अब क्वेश्चन आता है उदारवाद में संशोधन। ठीक है, उदारवाद में संशोधन का मतलब है कि नकारात्मक उदारवाद में संशोधन। ठीक है, तो नकारात्मक उदारवाद में संशोधन जो होता है वो दो विचारधाराओं के माध्यम से होता है। एक तो मिल करता है, दूसरा ग्रीन करता है। ठीक है, ग्रीन और मिल ने क्या किया है, नकारात्मक उदारवाद में या उदारवाद में संशोधन किया है। अब यहाँ पे देखिए, पहली धारा के समर्थक क्या है, J.S. मिल है, तथा दूसरी धारा के समर्थक कौन है, ऑक्सफोर्ड के आदर्शवादी विचारक, जिसमें विशेषकर जिसका नाम है ग्रीन। दो लोगों ने मिलकर विशेष रूप से किया है। ग्रीन कहाँ से संबंधित है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। ठीक है, ऑक्सफोर्ड भी आदर्शवादी विचारक हैं।
देखिए, मिल ने उपयोगितावाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा में संशोधन किया तथा ग्रीन ने संवेदनावाद और सुखवाद पर, जो पुराने उदारवाद के आधार स्तंभ थे, इस पर इन्होंने क्या किया, कड़ा प्रहार किया। यानी सुखवाद का जो आधार था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ठीक है। यानी सुखवाद का एक और आधार कि सुख कैसा भी हो, सुख का स्वरूप कैसा भी हो, ठीक है, चाहे वह सुख उच्च क्वालिटी का हो, चाहे वह सुख जो है निम्न कोटि का हो, ठीक है, निम्न लो क्वालिटी का हो, निम्न कोटि का हो, सारे सुख अच्छे हैं। ये पुरानी धारणा थी, लेकिन मिल ने क्या किया, इस धारणा में परिवर्तन किया और आगे देखेंगे क्या परिवर्तन किया, ठीक है। लेकिन देखिए, यद्यपि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म में के आरंभ में क्या किया, बेंथम द्वारा प्रतिपादित, बेंथम ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जैसे अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार किया, तथापि उसने अपने उपयोगितावाद की विशेषता यह थी कि उसने अपने व्यक्तिगत आदर्श के अनुसार नैतिक चरित्र की एक धारणा भी प्रस्तुत की। स्टार्टिंग में क्या करता है मिल ने, जो बेंथम की उपयोगितावादी सिद्धांत था, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इसको क्या कर दिया, इसने स्वीकार कर लिया। लेकिन बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को रॉल्स ने नकार दिया था, ठीक है। जब रॉल्स पढ़ेंगे, जब उदार समतावाद पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, या फिर जब हम समानता वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हमने ये बात देखा होगा, ये बात आपने नोट्स अगर बनाया होगा तो वहां पे आपने लिखा होगा, आप जाके पीछे देखिए, ठीक है। फिर आगे चल के मिल क्या करता है, मिल बेंथम के इस उपयोगितावाद में कुछ संशोधन करता है, ठीक है। क्या कहता है कि सुखों में वृद्धि, सुख दो तरीके के होते हैं, एक उच्च सुख होता है, एक निम्न सुख होता है, ठीक है। तो आगे मिल अभी देखेंगे मिल के बारे में तो वहां पे हम चर्चा करेंगे। बेंथम का मानना था कि ताश का खेल उतना ही अच्छा है जितना कि काव्य, शर्त यह है कि वह उतना ही सुख देता हो। बेंथम कहता है कि कोई सा भी सुख हो, ठीक है, चाहे कोई सा भी खेल हो, अगर वो हमें सुख प्रदान कर रहा है तो वो खेल एक जैसा ही है, ठीक है। चाहे हम ताश खेल के अच्छा सुख प्राप्त कर लें, चाहे तो हम कविताओं को पढ़ के अच्छा सुख प्राप्त कर लें, ठीक है। अगर दोनों को पढ़ने से हमें सुख मिल रहा है तो सुख क्या है, एक जैसा है। लेकिन मिल ने कहा नहीं, ठीक है। मिल ने कहा कि ताश के खेल से हमें क्या मिलेगा, निम्न सुख मिलेगा, निम्न स्तर का सुख मिलेगा, जो क्या है, बेकार है, जो सुअर के समान है, जो सुअर को सुख मिलता है वैसा सुख है ये। अगर हम काव्य पढ़ेंगे तो काव्य पढ़ने पे हमें उच्च सुख की प्राप्ति होगी, है ना, हाई क्वालिटी का हमें प्लेजर मिलेगा, उच्च सुख की प्राप्ति होगी, जो क्या है, जो अच्छा है और जो सुकरात के समान है, ठीक है। तो ऐसी बात मिल बोल देता है। अब यहाँ पे बेंथम के सुख दुख के उपयोगितावाद में क्या कर दिया मिल ने क्या कर दिया, बेंथम के उपयोगितावाद में यहाँ पे संशोधन कर दिया। अब देखिए, मिल के अनुसार यह कथन मूर्खतापूर्ण है कि उसका अपना मत यह था कि एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात अच्छा है। यानी बेंथम कह रहा है कि मिल कह रहा है कि एक संतुष्ट मूर्ख अगर मूर्ख व्यक्ति है, ठीक है, मूर्ख व्यक्ति है, वह अगर संतुष्ट हो गया, ठीक है, वह संतुष्ट है, तो उसकी अपेक्षा में, उसकी तुलना में अगर विद्वान व्यक्ति है, ठीक है, विद्वान यानी कि सुकरात व्यक्ति अगर असंतुष्ट भी है तो भी वह अच्छा है, ठीक है, तो भी वह सुकरात क्या है, अच्छा है, ये कहने का मतलब है। तो कहने का तात्पर्य यह था कि जो बेंथम ने कहा कि ताश के खेल, अगर हमें पुष्पिन का खेल खेलना हो, है ना, पुष्पिन या ताश का खेल अगर खेल के हमें सुख मिल रहा है तो वह सुख भी अच्छा है। लेकिन मिल ने कहा नहीं, बेंथम ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, गलत है, ठीक है। ये जो पुष्पिन का खेल है, जो ताश का खेल है, ये क्या है, निम्न सुख को देता है, ये सुख अच्छा नहीं होता, ये बेकार होता है। बल्कि जो हमें आध्यात्मिक सुख मिलता है, जो हमें कविताओं से सुख मिलता है, जो हमें काव्य पढ़ के सुख मिलता है, ठीक है, वो सुख क्या है, वो उच्च कोटि का सुख है, वो सुख अच्छा है, और वह सुख सुकरात के समान है, सुकरात के समान है, ठीक है। इस तरीके से मिल बेंथम के सुख और दुख की उपयोगितावाद में क्या करता है, वो संशोधन कर देता है। अब बेंथम कैसा विचारक था, बेंथम बेसिकली नकारात्मक उदारवाद को सपोर्ट करने वाला था, पर उसने अपना एक सिद्धांत दिया, उपयोगितावाद का सिद्धांत, ठीक है। जब हम बेंथम को पढ़ेंगे, बेंथम हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को जब पढ़ेंगे तो वहाँ बेंथम के बारे में पढ़ेंगे, फिर यही सारी चीज़ें आपको रिपीटेशन मिलेंगी,
फिर वही आपको लॉक मिलेंगे, फिर वही आपको होप्स मिलेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे उनके राज्य के ऊपर विचार, लॉक ने क्या बोला, बेंथम ने क्या बोला, जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या बोला, मार्क्स ने क्या बोला, मार्क्सवाद को पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, फिर वही रेपिटेशन होगा। जो थियरी में है वही थिंकर्स में भी आपको रेपिटेशन चीज़ें बार बार देखने को मिलेंगी। तो आप जब इतनी बार बार पढ़ेंगे चीज़ों को तो आपको जाहिर सी बात है सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखते हैं J.S. मिल के द्वारा, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा उदारवाद में संशोधन क्या किया गया, ठीक है। अब देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण की दृष्टि से व्यापार और उद्योगों पर सरकार द्वारा व्यापक नियंत्रण को मिल ने क्या कर दिया, स्वीकार कर लिया। अब देखिए, अब यहां पे मिल ने क्या किया, मिल ने संशोधन कर दिया नकारात्मक उदारवाद में। नकारात्मक उदारवाद क्या कहता था कि सरकार का उद्योगों पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बाजार पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बाजार में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिल क्या कह रहा है, मिल कह रहा है कि राज्य का, सरकार का कुछ न कुछ नियंत्रण होना चाहिए उद्योगों पर, ठीक है। तभी क्या होगी, तभी सकारात्मक उदारवाद आएगा, तभी कल्याणकारी कार्य हो पाएंगे। मिल के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि उसने अधिक, देखिए अधिक लिखा हुआ है यहाँ पे, अधिक हस्तक्षेप के सिद्धांत को त्याग दिया। यानी जो उदारवादियों ने अहस्तक्षेप सिद्धांत दिया था, अहस्तक्षेप का जो सिद्धांत दिया था उदारवादियों ने कि राज्य और सरकार का बाजार में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, तो उसी सिद्धांत को मिल ने क्या कर दिया, नकार दिया और बोला कि राज्य और सरकार का बाजार में इंटरफेयर होना चाहिए। भाई थोड़ा बहुत इंटरफेयर होगा, नहीं तो बाजार में कुछ लोगों का ही वर्चस्व रहेगा, ठीक है, और बाकी लोग क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे बाजार से। J.S. मिल ने सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य का आधार रखा, क्योंकि उसने राज्य के आर्थिक गतिविधियों में क्या कर दिया, हस्तक्षेप को आवश्यक मान लिया, ठीक है। हस्तक्षेप का मतलब कल्याणकारी राज्य यहां से शुरुआत हो जाएगी। अब वही नकारात्मक उदारवाद को जब हमने तुलना करके पढ़ाया था आपको, वो क्या कर रहे थे, वो हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते, वे अहस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब मिल ने सबसे पहले मिल ने कल्याणकारी राज्य का आधार बना दिया, आधार रख दिया। क्यों, क्योंकि उसने बोल दिया कि अब राज्य का इंटरफेयर होना चाहिए बाजार में, अर्थव्यवस्था में, जिससे कि बाजार की गतिविधियों को संचालित करने में आसानी मिले, ठीक है। J.S. मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना, देखिए जो आप लोग नोट्स बनाते हैं तो जो जो मैं पॉइंट्स बताता हूं उनमें ज्यादा आप हाईलाइट करिए, सारे पॉइंट्स को हाईलाइट मत कीजिए, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप हाईलाइट कीजिए, ठीक है। इनकी फेमस बुक है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1848 में बेसिकली ये पब्लिश हुई थी। इसमें इन्होंने लिखा कि राज्य का आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप क्या है, आवश्यक है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे नेट जेआरएफ में कि मिल ने अपनी कौन सी पुस्तक में सबसे पहले, हस्तक्षेप नहीं पूछेगा वो, कल्याणकारी राज्य का आधार रखा। अब ये शब्दों को बदल देगा थोड़ा सा वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा मिल ने अपनी कौन सी पुस्तक में सबसे पहले या फिर कल्याणकारी राज्य के आधार का वर्णन किया है, तो कौन सी बुक है उसकी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में सबसे पहले उसने राज्य के द्वारा कल्याणकारी कार्यों का वर्णन किया है। किस बुक में, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848। ये बात ध्यान रखें, क्वेश्चन ऐसे बनाता है, हस्तक्षेप को वहां पे नहीं रखेगा, हस्तक्षेप शब्द को हटा देगा, वो कल्याणकारी कार्य की बात कर देगा, ठीक है। क्योंकि मिल कहता है समाज में सभी व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं होती। आप देखोगे अगर आप जनरल वर्ग को देख लें, SC वर्ग को देख लें, ST वर्ग को देख लें, OBC को देख लें, तो सारे व्यक्तियों की स्थिति क्या है, एक समान नहीं है। एक समानता लाने के लिए समाज में मिल कह रहा है कि राज्य के द्वारा कुछ कल्याणकारी कार्य होना ही चाहिए, तभी समाज में समानता आएगी, ठीक है। आज आप देख ले क्या अंबानी के जैसे सारे व्यक्ति हैं समाज में, नहीं है, ठीक है। तो कुछ कल्याणकारी अगर कार्य होगा तो अंबानी के जैसा नहीं तो थोड़ा बहुत तो उनके लेवल का तो व्यक्ति नहीं बन सकता, लेकिन यह है कि राज्य कुछ न कुछ अपनी तरफ से प्रयास करेगा कि जिससे कि जो समाज में अन्य व्यक्ति हैं उनकी स्थिति कैसी हो जाए, सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ठीक है। J.S. मिल ने स्वतंत्रता को सामाजिक वस्तु कहा, ठीक है। सामाजिक वस्तु का मतलब है कि जैसे कोई सोशल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसका उपयोग सभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो, ठीक है। मिल ने कहा कि स्वतंत्रता क्या है, सामाजिक वस्तु है और इस पर सभी व्यक्तियों का अधिकार है,
ठीक है। इसमें किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा कि यह व्यक्ति विकलांग है या यह व्यक्ति क्या है, हैंडीकैप है, तो इसको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। नहीं, मिलने कहा चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, ठीक है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मिलने तो यहां तक कहा अगर पागल व्यक्ति है, अगर झक्की व्यक्ति है, अगर सनकी व्यक्ति है, तो भी उसको अपने विचारों को व्यक्त करने से चुप नहीं कराया जा सकता, ठीक है। चाहे 1000 व्यक्ति एक तरफ खड़े हों और वह पागल इंसान एक तरफ खड़ा हो, ठीक है, तो इन 1000 व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं है कि इसकी स्वतंत्रता पर वो प्रतिबंध लगा दे। ये बात ध्यान रखना आप। तो इसीलिए मिल ने क्या बोला, मिल ने बोला कि जो स्वतंत्रता है वो सामाजिक वस्तु है, ठीक है। अगर 1000 लोग इस स्वतंत्रता का यूज कर रहे हैं तो चाहे ये पागल हो चाहे सनकी हो, ये भी यूज करेगा, ठीक है। किसी को रोकने का अधिकार उसके ऊपर नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज रिजल्ट का वेट मत कीजिए। अगर आप लोगों ने आंसर की मिला लिया है तो आप अपनी जर्नी को दोबारा से स्टार्ट कीजिए। आप अपने आप को 2 महीने तक मत रखिए कि अब अभी हमारा एग्जाम खत्म हुआ है, हम 2 महीने रेस्ट करेंगे देन स्टार्ट करेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी ब्लंडर होगी। तो आपको फिर कहीं ना कहीं वो खामियाजा भुगतना पड़े। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी से अपनी स्टार्टिंग कर दें, जिससे कि आपको लीड मिल सके एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मिल के अनुसार राज्य का कार्य केवल विधि और व्यवस्था को बनाए रखना ही नहीं है, जबकि उदारवादी क्या बोल रहे थे, उदारवादी बोल रहे थे कि राज्य का कार्य क्या है, विधि और व्यवस्था को बनाए रखना ही है। लेकिन यहाँ पे उदारवाद में मिल क्या कर रहा है, संशोधन कर रहा है। संशोधन करके बोल रहा है कि राज्य का कार्य केवल विधि और व्यवस्था तक बनाए रखना नहीं है, बल्कि कुछ कल्याणकारी कार्य भी करना है, ठीक है। कल्याणकारी कार्य का मतलब है लोगों की जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं दोस्तों, रोटी कपड़ा और मकान, उसको भी तो राज्य पूरा करेगा, तभी तो समाज में क्या आएगी, थोड़ी बहुत समानता आएगी, है ना। मिल ने स्वतंत्रता को सामाजिक वस्तु की भांति माना जिसका उपयोग सभी व्यक्ति करेंगे, क्योंकि मिल कहता है कि सामाजिक वस्तुओं पर किसी भी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा, मिल ने स्टेटमेंट दे देगा कथन कारण में, मिल ने स्वतंत्रता को सामाजिक वस्तु माना है, ठीक है, कारण दे देगा इस समय, मिल के अनुसार सामाजिक वस्तुओं पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन जो है कारण की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है, सही व्याख्या भी कर रहा है, सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन को चीजों को आप जब पढ़े ना तो क्वेश्चन के तरीके से पढ़े, क्या ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है, बनेगा तो कैसे बनेगा और नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा। तो आपको इस तरीके से सारी चीजों को प्रिपेयर करना है। रटने की कोशिश आप बिल्कुल ना करें, चीजों को समझें और क्वेश्चन को अपने आप से बनाएं, ठीक है। मैं क्वेश्चन को आप इसलिए बनवा के चलता हूं। और दूसरी बात, अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए मैं कहूंगा कि आपने जितना पढ़ लिया आप घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र की आती है नेट जेआरएफ की, नेट जेआरएफ वही वाली लेना आप। घटना चक्र की नागरिक शास्त्र मत लेना, ठीक है, नागरिक शास्त्र या सिविक्स वाले मत लेना। घटना चक्र की नेट जेआरएफ की सीरीज आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो ले लीजिए आप, और उससे आप प्रैक्टिस सेट अभी लगाते रहिए। तभी आपको पता चलेगा कि क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, आपसे कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, कितने सही क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरा कंटेंट जो है नेट जेआरएफ के लिए बना है या नहीं बना है, ठीक है। तो आप अपने आप को इवेल्युएट करते रहें, अपना मूल्यांकन स्वयं करें, तभी आपको चीज़ें आसान लगेंगी, तभी आपसे चीज़ें बन पाएंगी। अगर आप प्रैक्टिस सेट साथ के साथ नहीं लगाएंगे तो चीज़ें आपसे बाद में फिर गलती होने के चांसेस बढ़ेंगे। अभी आप इसीलिए कह रहा हूँ कि साथ के साथ प्रैक्टिस सेट आप लगाते चलें। अगर आपको घटना चक्र मिलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक ले लीजिए, ठीक है, यूथ कंपटीशन की ले लीजिए, जिसमें 11,000 समथिंग क्वेश्चन आते हैं, वो ले लीजिए। वो नागरिक शास्त्र के नाम से आता है, उसमें आपको नेट जेआरएफ के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, टीजीटी के मिल जाएंगे, पीजीटी के मिल जाएंगे, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 11,000 क्वेश्चन। और उसकी खास विशेषता यह है कि वो चैप्टर वाइज दे रखा है, ठीक है। उसमें जैसे मैंने लिबर्टी पढ़ा दिया है तो लिबर्टी के सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना देख के क्वेश्चन करें कि क्या मैंने जो अभी तक आपको जो मैंने पढ़ाया है, क्या आपसे सारे लिबर्टी के क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैंने सही कंटेंट पढ़ाया है जो एग्जाम में पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। तो आपको इस चीज़ से भी फायदा मिलेगा और आपको मेरे चैनल का मूल्यांकन करने का भी मौका मिल जाएगा, क्या मैंने सही पढ़ाया है गलत पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको विश्वास अपने आप से हो जाएगा।
आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे फिर, ठीक है। बहुत बार होता क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा तैयार रहता है, सारी चीज़ तैयार होती है, बट आपको प्रैक्टिस सेट ना लगाने की वजह से आपकी चीज़ें गलत हो जाती हैं। फिर एग्जाम में वो गलती मत कीजिए, यहीं पे आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस सेट लगाइए और सारी गलतियां घर पे कीजिए। एग्जाम में गलती करने का मौका आपको नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए, मिल ने यह कहा कि संपूर्ण मानव जाति को एक असहमति व्यक्ति को चुप कराने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर 1000 व्यक्ति एक तरफ खड़े हैं, एक व्यक्ति एक तरफ खड़ा है, ठीक है, 1000 व्यक्ति की राय एक है, सेम है, ठीक है, सेम है इसकी राय, सबकी लोगों की ओपिनियन क्या है, सेम है, बट इस व्यक्ति का ओपिनियन क्या है, इस व्यक्ति का ओपिनियन जो है वो अलग है। तो 1000 व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि इस व्यक्ति के ओपिनियन को दबा दें। क्यों? क्योंकि इसकी भी तो अपनी स्वतंत्र ओपिनियन है। जैसे हर व्यक्ति की स्वतंत्र राय है, वैसे इसकी भी अपनी स्वतंत्र राय है। तो 1000 व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि इसको ये चुप करा दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि मिल ने क्या बोला, स्वतंत्रता क्या है, एक सामाजिक वस्तु है, ठीक है, सामाजिक वस्तु है, ये बात ध्यान रखना आप। चलिए संक्षेप में देखते हैं। मिल ने उदारवादी दर्शन में 4 महत्वपूर्ण संशोधन किए। अब वो महत्वपूर्ण संशोधन कौन कौन से थे? पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है। एक बार मैं टाइम को चेक कर लेता हूँ, वीडियो कितनी बड़ी हो रही है, ठीक है, 46 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो अगर मैं पढ़ाऊंगा इसे तो ये जाएगा कम से कम 1 घंटे का वीडियो। तो अब कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और आप लोगों की डिमांड है कि सर वीडियो को एक साथ डाल दो बना के, क्योंकि एक साथ मैं नहीं डाल सकता वीडियो को सारी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। अभी मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे पढ़ाना भी होता है, मैं वहाँ पे क्लासेस भी लेता हूँ पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी। हालांकि जैसे क्लास मेरे पास जैसे अभी थोड़ी सी क्लासेस खत्म होंगी, मैं कोशिश करूँगा कि प्रतिदिन 2 वीडियो डाल दूंगा जरूर, ठीक है। जैसे कि उदारवाद को कोशिश करूँगा 3 दिन में आपकी सारी 6 से जितनी भी पार्ट बनेंगी, 6-7 पार्ट में सारा खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ऊपर पीपीटी की स्लाइड्स में दिख रहा होगा 40 पेज, पर मैंने कुछ इसमें और ऐड किया है, ये लगभग 46 पेजेस का हो गया, ठीक है। तो आप लोग चैनल से बने रहें, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, कमेंट जरूर करें हर, ठीक है। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप लोगों का कितना जो है इस चैनल के प्रति रुझान है, आप लोग कितना चैनल को पसंद कर रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं चैनल को। तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।